आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर व्हेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा, हर सवाल का जवाब देगा धरती और क्लाइमेट से जुड़ा ये खास पॉडकास्ट। ये है अर्थशास्त्र। हमारे यहाँ कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। छब्बीस सितंबर 2021 को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदियों की इंपॉर्टेंस पर बात की थी। नदियां इस प्रकृति का आधार हैं, धरती पर जीवन की धार है। इन्हीं नदियों के किनारे दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताएं पली बढ़ी। आज भी इतिहास बड़े गर्व से उन सभ्यताओं की गाथा सुनाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे आम सतही जल स्रोत, जिनका हिस्सा नदियां भी हैं, उनका 90% हिस्सा अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है। हमारी नदियां मर रही हैं। नदियों पर न केवल प्रदूषण बल्कि इसके रास्ते में बदलाव, खत्म होती बायोडायवर्सिटी, बालू खनन और कैचमेंट एरिया के सिकुड़ने का भी असर पड़ा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 रिवर स्ट्रीम प्रदूषित हैं और देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 53 रिवर स्ट्रीम लोगों के कचड़े को ढो रही है। और वो गंगा, जिसकी सफाई इस देश में हमेशा प्राथमिकताओं में शामिल रही है, वो उत्तराखंड से गंगा सागर तक करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है और इस बीच में 50 जगहों पर उसका पानी प्रदूषित है। ये प्रदूषण इतना ज्यादा है कि पानी नहाने लायक तक नहीं। कानपुर में गंगा का पानी काला हो चुका है। लखनऊ में गोमती नदी प्रदूषण की वजह से अपने उद्गम स्थल पर ही मरने लगी और दिल्ली में घुसते ही यमुना नदी नाला बन जाती है। नदियों को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज्यादा दोष इंडस्ट्रीज को दिया जाता है और दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि जहरीला कचरा निकलता भी वहीं से है। सीवर की निकासी के लिए हमारी सरकारों ने सीवर लाइन तो बनवाई है, लेकिन सीवर के गंदे पानी का शोधन करने के लिए, उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की और वो भी नदियों में गिर रहा है। लेकिन अब जब इस सब का खतरा करीब आता दिख रहा है तो कुछ प्रयास शुरू हुए हैं। इसमें सरकार के साथ कई सामाजिक संगठन और वॉलंटियर्स मिलकर नदियों को साफ करने की मुहिम चला रहे हैं। इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। ऐसे ही मुहिम से मेरठ के रहने वाले रमनकांत त्यागी भी जुड़े हैं। उन्होंने काली नदी और हिंडन नदी के कुछ हिस्सों को प्रदूषण मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी दिया है। इसके अलावा देश दुनिया के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। वो खुद को नदी पुत्र कहते हैं। तो आज अर्थशास्त्र के इस एपिसोड में मैं अमन गुप्ता नदियों की सफाई के विषय में उन्हीं से करने वाला हूं बात। जानेंगे उनके अनुभवों को और समझेंगे कि किस तरह से देश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। तो रमनकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस खास पॉडकास्ट अर्थशास्त्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ से आए हैं आप हमारे पास बातचीत करने के लिए। सफ़र आपका ठीक रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा और अब तो क्योंकि बाईपास बन गया है, हाईवे बन गया, तो अच्छा सफ़र ही रहता है। पहले 3-4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में आ जाते हैं। और मेट्रो भी बन रही है बहुत जल्दी। रैपिड, पहली देश की पहली रैपिड रेल बन रही है। हाँ, 2024 तक उसको शुरू करने का टारगेट है। खैर, अपनी बातचीत शुरू करेंगे और मैं आपसे यही शुरुआत में जानना चाहूँगा कि नदियों को लेकर जो लोगों का परसेप्शन है वो किस तरह का है इस मौजूदा माहौल में? देखिए, देश में 2 तरह की नदियां हैं, बड़ी नदियां और छोटी नदियां। उनको साइंटिफिक वे में कुछ अलग हम कह सकते हैं, लेकिन जो बड़ी नदियां हैं जो कि जिनका 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा
बड़ा इलाका होता है उनको। इलाका भी मान सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि उनको दो अलग कैटेगरी में ये बांट सकते हैं, जो बरसाती नदियां हैं और जो बर्फ के पानी से बहती हाँ, हैं, ग्लेशियर से जो ग्लेशियर से जो आती हैं। तो छोटी नदियां जो बरसाती नदियां हैं उनको लेकर देश में बहुत निराशा है, क्योंकि वो इस समय इंडस्ट्रियल वेस्ट और शहरों का और कस्बों का और गाँव का सीवरेज ढोने का मात्र साधन बन के रह गई हैं। और अब जो नई पीढ़ी है वो उनको नदी मानने को भी तैयार नहीं है, उनको नाला कहते हैं। उसका एक उदाहरण आप देखेंगे, दिल्ली में लगभग 19 स्वच्छ पानी की नहरें अरावली से आती थी जो यमुना में मिलती थी, लेकिन आज सब उनको नाले के नाम से जानते हैं, चाहे नजफगढ़ हो चाहे कोई हो। ये स्थिति आज की है। तो उन नदियों का कितना बड़ा योगदान था इस पूरे इलाके में जिसमें वो निकलती थी, जिसमें वो बहती थी? देखिए, अगर हम गंगा की बात करें, गंगा का उदाहरण हम समझें, गंगा अपने आप में पूर्ण नदी नहीं है। गंगा में इतना पानी ग्लेशियर से नहीं आता है कि वो कई सारी सहायक नदियां हैं, गंगा सागर तक ले जा सके, लेकिन उसकी जो छोटी नदियां हैं वो उसको गंगा बनाती हैं। जगह जगह पानी उसका मिलता रहता है और उसकी नदियों का जो क्षेत्र है, जो संभरण क्षेत्र है, जिसको बेसिन कहते हैं, तो वो बेसिन मिलके ही गंगा को इतना विकराल रूप देता है कि वो करीब देश की 40 करोड़ आबादी को पोषित कर पाती है। तो छोटी नदियों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम कहें गंगा साफ करनी है तो गंगा साफ करने से पहले हमके उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको साफ करना, ध्यान बहुत जरूरी है देना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा शरीर है और हमारे शरीर में धमनियां हैं, उनमें रक्त बहता है। अगर वो रक्त प्रदूषित हो जाए तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। ऐसे ही देश में जो नदियां हैं वो हमारी देश की धमनियां हैं और उनमें बहने वाला पानी रक्त है। वो रक्त प्रदूषित हो रहा है तो देश का नुकसान हो रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में हो चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो। बिल्कुल। एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, मतलब गंगा के बारे में आपने बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि आपकी जो कार्य योजना है गंगा को साफ करने की, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप 200 साल में भी गंगा को साफ ना कर पाएँ। देखिए, यही एक कारण था। जब नमामि गंगे शुरू हुआ उससे पहले 2 मिशन चले गंगा को लेकर के, लेकिन नमामि गंगे जब 2014 के बाद शुरू हुआ तो खाली गंगा की बात हो रही थी। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता, बहुत सारे जो नदी कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने कुछ विषय उठाए जो छोटी नदियों पर काम कर रहे थे कि जब तक आप इन पे ध्यान नहीं देंगे जब तक गंगा की बात नहीं हो सकती है। तो नमामि गंगे ने भी सुना उसको और आज बहुत सारी छोटी नदियों को उस विजन में शामिल किया गया है। तो अब लगता है कि छोटी नदियां अगर जीवित होंगी तो गंगा का भला होगा। तो पहले के मुकाबले मैं कह सकता हूँ अब बहुत जागरूकता है। बहुत जगह जगह गाँव में लोग या अलग अलग शहरों में लोग, अलग अलग जनपदों में लोग नदियों पे काम कर रहे हैं, उनको संवार रहे हैं, उनके लिए आगे आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। छोटी नदियों की बात की आपने। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसकी जिम्मेदारी भी लखनऊ की यूनिवर्सिटी है बाबू बनारसी दास, उसको कुछ नदियाँ सौंपी गई हैं। IIT कानपुर भी उसमें शामिल है, उनको भी 15 नदियाँ दी गई हैं। जिस पे आपका काम है, काली नदी, वो भी इसमें शामिल है। बहुत सारी नदियाँ इसमें शामिल हैं। क्या लगता है सरकार की क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से वो काम करने वाली हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पर? देखिए, छोटी नदियों को हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि वो मरी क्यों। देखिए, जब तक हम समस्या नहीं समझेंगे समाधान नहीं कर सकते हैं। छोटी नदियाँ बरसात के पानी से बहती थी। वो नदी का एक स्वरूप होता है भूजल और सतही जल, दोनों के मिलने से बहता है। हरित क्रांति के बाद से जब कभी ट्यूबवेल गिने चुने हुआ करते थे तो किसानों को परमिशन मिली और बहुत सारे ट्यूबवेल बोरवेल लगे और बहुत ज़्यादा भूजल का दोहन होना शुरू हुआ कृषि में। इसके अलावा इंडस्ट्री में और घरों में भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। तो उसका कारण यही रहा कि भूजल स्तर हमारा नीचे जाता रहा। भूजल स्तर नीचे गया तो छोटी नदियों ने बहना बंद कर दिया बरसात के अलावा। तो छोटी नदियों ने बहना बंद किया, वो सूखने लगी। तो इसी दौरान हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो नदियों को शहरीकरण भी बढ़ रहा था क्योंकि गांव से पलायन बढ़ रहा था। तो नदियों के में इंडस्ट्री को अपना वेस्ट बहाने का, शहरों को अपना वेस्ट बहाने का एक नाला उनको मिल गया क्योंकि उसमें पानी अपना था नहीं। तो धीरे धीरे कचरा ढोने का साधन बन गई। अब इसी को हमको रिवाइव करना है। मेन नदियों की 3 समस्या आज हैं। एक तो नदियों का अतिक्रमण, उनके ऊपर जो अतिक्रमण है उनके बेसिन पे, दूसरा उनमें पानी की कमी और तीसरा उनमें प्रदूषण। ये 3 जो समस्याएं हैं नदियों की आज हैं, चाहे बड़ी नदी हो चाहे छोटी नदी हो, इन तीनों पे ही हमको काम करना है। छोटी नदियों को अगर हमें रिवाइव करना है तो सबसे पहले हमको भूजल स्तर ऊपर उठाना है। उसके लिए क्या? उसके लिए हमने भी एक मॉडल डेवलप किया है। हमने काली रिवर ईस्ट के ओरिजिन को रिवाइव किया है, तो उसके आधार पर एक मॉडल डेवलप किया है। तो उसके लिए हमें जो भी काम करने हैं, जैसे
तालाबों का पुनर्जीवन है। तालाब एक बहुत बड़ा स्रोत है कि हम रिचार्ज करें और पानी ऊपर आए धीरे धीरे, वो समय लगता है 2-3-4 साल। इसके अलावा सघन वृक्षारोपण नदियों किनारे। तीसरी चीज़ रसायन मुक्त कृषि, क्योंकि जो रासायनिक कृषि है उसमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। चौथी चीज़ है कि जो आसपास का क्षेत्र है उसके स्लोप के आधार पे छोटे चेक डैम, मान लिया बरसात का पानी आता है, वो कुछ समय रुके, वो रिचार्ज होगा, जो एक्सेस होगा वो आगे बहेगा, रिचार्ज होगा तो वाटर टेबल ऊपर आएगा। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 साल का समय लग सकता है, लेकिन जैसे जब तक भूजल का स्तर हमारा सतही जल से नहीं मिलेगा, हमारी छोटी नदियाँ जीवित नहीं हो सकती हैं। इसके लिए हमें ये सारे प्रयास करने हैं। हमने उसके 10 पॉइंट उसके बनाए हैं, कैसे उसको रिवाइव करना है, उस पर हम आगे काम भी कर रहे हैं। आप उन एनजीओ से जुड़े हैं जिनके साथ सरकार लगातार काम करती रही है, तो क्या बताया गया आपको, सरकार की ओर से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से हमें काम करना है? देखिए, अभी सरकार ने सभी मंडलायुक्त को, जितने भी कमिश्नरी हैं, सबको ये कहा है कि अपने मंडल की सारी नदियों की रूपरेखा एक बनाइए, कौन सी नदियां हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये अभी आदेश आया है, उन पर काम करिए। दूसरी चीज़, जैसे IIT कानपुर, विनोद तारे और या कुछ ऐसे साइंटिस्ट उसमें शामिल किए गए हैं, उनका काम है टेक्निकल रूप से सपोर्ट करना। तीसरा काम सरकार जो करना चाह रही है, सरकार कोई एक्सेस या एक्स्ट्रा तरीके से उसमें कोई काम नहीं करना है, वो जो मनरेगा का फंड है उसी को इस्तेमाल कर रही है। तो क्योंकि जो मनरेगा के कमिश्नर हैं उत्तर प्रदेश के, वो उसको पूरा देख रहे हैं कैसे मनरेगा का लाभ नदियों के पुनर्जीवन में लिया जा सके, और ये संभव भी है। देखिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई छोटी नदी है तो उस नदी में हमें कहीं से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है उसके सुधार के लिए। इतनी योजनाएं सरकार की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, भारत सरकार की हैं, चाहे कृषि की हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे भूमि संरक्षण विभाग की हो, चाहे माइनर इरिगेशन की हो, चाहे सिंचाई विभाग की हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो, उन ही योजनाओं को अगर लागू कर दिया जाए, कोई पैसा बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते हमको एक अच्छी प्लानिंग के तहत उसको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उन नदियों के आसपास जो लोग बसे हुए हैं और उन नदियों के रिवाइवल के दौरान उनको हटाना ज़रूरी होता है। जैसे काली नदी के दौरान करीब 145 बीघा ज़मीन खाली कराई गई, तो वो कितना बड़ा चुनौती भरा काम रहता है कि उनके रिवाइवल के लिए लोगों को विस्थापित करना पड़ता है। देखिए, काली रिवर की अगर बात करें, ये काली रिवर ईस्ट है, काली 2 नदियाँ हैं, काली वेस्ट है, काली ईस्ट अभी इसमें शामिल भी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार जिन नदियों के रिवाइवल 31 हैं शायद नदियाँ, हाँ, उसमें शामिल है। काली रिवर ईस्ट का ओरिजिन एक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का गांव है, खतौली तहसील का अंतवाड़ा। हाँ, वहाँ उस जमीन पे जहाँ उसका ओरिजिन था, करीब 50 साल से खेती का काम हो रहा था। उस पर क्या किया किसानों ने, जैसे जैसे पानी नीचे गया उन्होंने भराव करके खेत बना लिए। तो हमने जब उसको देखा तो हमने प्रशासन के सहयोग से उसकी चिन्हांकन उसका कराया, ज़मीन का, नदी की ज़मीन का। लेकिन एक चुनौती थी कि इसको खाली कैसे कराया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ छोटी छोटी ज़मीनों पे मर्डर हो जाता है। करीब 1200 गांव हैं पूरे जहाँ से नदी निकल के आती है। 1200 गांव है कन्नौज तक। तो सबसे बड़ा, क्योंकि जब तक ओरिजिन नहीं रिवाइव होगा नदी का, हम उसको आगे नहीं कर सकते हैं। तो लोगों से बात करी, 3 से 4 महीने का समय इसमें लगा। हमने उनको धर्म से भी जोड़ा, नदी के महत्व भी बताए, और बहुत सारी बातचीत उनके साथ करनी पड़ी। तब जाके एक किसान उसमें तैयार इस सेंस में हुए कि मैंने जब से इस नदी का भराव किया, उसको 4 बीघे ज़मीन उसने कब्जाई हुई थी, और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं 2 बार जेल जा चुका हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा परिवार खुशहाल नहीं है। बोले सबसे पहले मैं छोड़ता हूँ। उसने ज़मीन छोड़ी, और देखते 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 सभी 22 किसानों ने वो ज़मीन छोड़ दी, और हमने वहाँ एक बहुत बड़ी झील बनाई। और इस बरसात में हमें बड़ी खुशी हुई, जहाँ 50 साल से खेती हो रही थी, वहाँ 10 से 12 फीट पानी था। तो ये एक रिवाइवेशन था, एक बड़ा उदाहरण बना, और इसके आधार पे इसको भी शामिल किया गया है। अभी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का। तो ये काम भी उसमें शामिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्थशास्त्र और हमारे साथ नीर फाउंडेशन के फाउंडर रमन कांत जी हैं। जल शक्ति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और नदियों को कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे नदियों के प्रदूषण को कम किया जाए, इस विषय में हम इनसे बात कर रहे हैं। तो रमन जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि छोटी नदियां हैं उनको कैसे रिवाइव करना है, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपके मॉडल में जो आपने एक मॉडल बनाया, मैं पढ़ रहा था, रमन रिवर रिवाइवल मॉडल, उसमें आप जिक्र करते हैं कि छोटे छोटे डैम बनाए जाने चाहिए और डैम के संबंध में ये कहा जाता है कि नदियाँ बांधी नहीं जानी चाहिए, नदियों को निर्बाध रूप से बहने देना चाहिए। अगर आप उनमें डैम बनाएंगे, है ना, उनको रोकने का प्रयास करेंगे तो फिर स्थिति ख़राब होगी। और जहाँ तक काली नदी की बात है तो काली नदी में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे बुलंदशहर और एटा में अक्सर इसी वजह से बाढ़ भी आ जाती है। तो ये मॉडल क्यों सुझाते हैं आप? इसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको? क्या लगता है इसके कोई फ़ायदे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में हमें इसके नुकसान भी देखने को मिलेंगे? देखिए, गंगा जैसी नदी पे अगर पानी के प्रवाह को रोकना है तो वो एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आज के आधुनिक दौर में अगर कोई ये बात करे कि डैम नहीं बनने चाहिए तो वो पहले अपने आप से ये पूछे कि क्या वो बिना बिजली के रह सकता है। नो डाउट वो इकोलॉजिकली वाइबल नहीं है या उसके नुकसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी उस डैम को बनने में योगदान इसलिए है क्योंकि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, आपके डैम बनाने का मतलब है कि वाटर रिचार्ज हो। हाँ, हम बात करें छोटे चेक डैम की। वो डैम है, ये चेक डैम है। चेक डैम है। चेक डैम का मतलब होता है पानी को चेक करना। पानी सीधे ना बह जाए, रुक के बहे, तो वो पूरी नदी में नहीं बनेगा, वो नीचा होता है, उसमें बीच में पानी जाने का रास्ता भी होता है। हमारा मकसद है कि छोटे चेक डैम, क्योंकि इतनी बड़ी नदियाँ छोटी नहीं होती बरसाती, छोटे चेक डैम बनने से मान लो 4 फीट पानी रुक के बह रहा है उसमें, तो पानी धीरे धीरे रिचार्ज होगा। हमको ये नदी रिवाइव करनी है, इसमें कोई बहता हुआ पानी नहीं है। ये चेक डैम है पानी को रिवाइव करने के लिए, दूसरा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, तीसरा जो जंगली जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको वहाँ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। जब वो सब वहाँ रहेंगे तो एक बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। और नदी अपने आप में एक तंत्र है, नदी अकेली नहीं है, नदी अपने आप में पूरी सभ्यता है। नदी के साथ लोग भी रहते हैं, नदी के साथ पूरा समाज रहता है। कितनी दजला फरात से लेके और मेसोपोटामिया और धोलावीरा, जितनी भी सभ्यता सारी नदियों के किनारे पनपी हैं। नदी तो हमारा जीवन है, तो इसीलिए हम उसको बात करें कि जिससे कि हम नदी के पानी को रिचार्ज कर सकें। नदी को निर्मल और अविरल दोनों तरीके से अगर बहाना है तो वो जरूरी है। सभ्यता की बात की आपने, लेकिन नदियाँ जिस तरह से प्रदूषित हो रही हैं, क्या इस सभ्यता में आप चेंज भी देखते हैं? ये बहुत बड़ा चेंज है, ये हमारा मानसिक पतन है। बेसिकली जिन नदियों के किनारे हमारी सभ्यताएं बसी, पली, बढ़ी, विकसित हुई, आज उन नदियों के प्रदूषण के कारण वो सभ्यताएं वहाँ से उजड़ने के कगार पर हैं और उजड़ रही हैं। ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है और इसको हमें इस सेंस में समझना पड़ेगा कि जो नदियाँ हमें जीवन दे रही थीं साफ पानी के जरिए, अगर वो नदियाँ मर रही हैं, जीवन छीन भी रही हैं, जीवन छीन भी रही हैं, तो मानव सभ्यता भी बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी। ये एक संकेत है, इसको आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के अपशिष्ट मिल रहे हैं नदियों में, जाहिर तौर पर वो नुकसानदेह हैं। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स पड़ी हैं कि लोगों को कैंसर और स्किन की समस्याएं भी हो गई हैं लोगों को। आपके काम के दौरान आपने ऐसी समस्याओं को देखा लोगों में? ऐसे बहुत उदाहरण हमारे सामने आए। हम जब गांव में जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो रोना भी आता है कभी कभी, क्योंकि एक डबल गांव है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का। पूरे गांव में जब हमने अध्ययन किया तो 200 परिवार थे लगभग, और 50 लोग कैंसर से पीड़ित थे। ऐसी एक दोराला पड़ता है, वहाँ हर घर में कैंसर था। एक मोरकुक का गाँव है, वहाँ कैंसर की भरमार। कैंसर के साथ साथ स्किन डिजीज, नर्वस ब्रेकडाउन की समस्याएँ, और सबसे बड़ी बात है कि इनफर्टिलिटी की समस्या, वो चाहे पशुओं में हो चाहे इंसानों में हो, क्योंकि डॉक्टर भी उसको अब मान रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कुछ शादियां टूटी हैं इस कारण से, लोग उन समस्याओं को सामने नहीं ला पाते हैं। लेकिन वो पेस्टिसाइड जो हैवी मेटल्स उस पानी में हैं, वो धीरे धीरे भूजल में चले गए और वो भूजल वो पी रहे हैं वो लोग। तमाम गांव इन नदियों के किनारे, चाहे हिंडन हो, चाहे काली ईस्ट हो, चाहे काली वेस्ट हो, चाहे यमुना का आगे का किनारा हो, अब देखिए कितने लगातार गांव पूरे के पूरे जल प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं।
और उनमें स्वास्थ्य के जो इशूज हैं वो बड़े गंभीर हैं। लेकिन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तो अगर खेती अच्छी चाहिए तो करना ही पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनका नहीं किया जाना चाहिए इस्तेमाल? देखिए, एक पोप्स होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को वो इंटरनेशनल लेवल पे बैंड 18 पेस्टिसाइड थे, अब कुछ बढ़ गई है उनकी संख्या। उनको पूरी दुनिया में बैन किया हुआ है। लेकिन जब हमने एक अध्ययन किया नदी के पानी का, नदी की स्लज का टेस्टिंग की, नदी के जो आसपास की खेती है उसकी सोयल ली हमने, ग्राउंड वाटर टेस्ट किया, तो इन सब्जियां ली, नोएडा की भी सब्जियां ली थी हमने, इन सब में सेम प्रकार के पेस्टिसाइड पाए गए। ये तो ऐसे पेस्टिसाइड हैं कि इनको तो खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं किया है सकता। तो ये बेसिकली अगर एक बार अगर ये पानी में आ गए या मिट्टी में आ गए, ये तो खत्म होने वाले हैं नहीं। ये बेसिकली इसीलिए इनको परसिस्टेंट किया गया है, क्योंकि ये डायल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर और एल्ड्रिन, BHC, ये अगर बॉडी में आपके चले गए तो चर्बी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म आपको कैंसर दे सकते हैं। एयर के साथ फ्लाई करते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, तो ये सब पाए गए हैं इनमें। नो डाउट ये, क्योंकि इनकी बनावट ऐसी है, 100 साल तक रह सकते, हो सकता है 20 साल पहले इस्तेमाल हुए हो, अब ना हो रहे हो, या किसी पेस्टिसाइड में मिला के अभी भी इस्तेमाल हो रहे हो। ये एक जांच का विषय है लेकिन है उनकी अगर मौजूदगी है तो कहीं ना कहीं से वो आए हैं। तो इस तरह के पेस्टिसाइड्स को दूर रखने के लिए, इनको कम करने के लिए जो नदी का क्षेत्र है उसको किस तरह से डेवलप करने की ज़रूरत होती है? देखिए, हमने अपने मॉडल में भी वो सुझाया है और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस बार बोला था कि गंगा के 2 किलोमीटर के क्षेत्र को हम जैविक खेती की तरफ मोड़ेंगे। हमने भी अपने मॉडल में ये बात सुझाई कि रसायन मुक्त कृषि यानी कि कम से कम रसायन हो या हो ही ना। ऐसा नहीं है कि खेती बिना रसायन के नहीं हो सकती है, पहले भी होती थी, ठीक है ना। बायो पेस्टिसाइड उसका एक विकल्प है। आप एक गाय से आप 50 बीघे खेती कर सकते हैं अगर एक देसी गाय आप रखते हैं तो उस तरफ अब चीज़ें चल रही हैं और बहुत तेज़ी से चल रही हैं। किसान क्योंकि परेशान हो गए हैं, जितना खर्च वो अपनी बीमारियों पर करता है उसको पैसे को बचा सकता है। और वो क्योंकि बरसात के दौरान जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नदी में जाता है और उसके साथ पेस्टिसाइड बह के जाते हैं। जो आपने खेतों में इस्तेमाल किए हैं वो सब नदी में जाते हैं बह के, तो उससे भी नदी प्रदूषित होती है। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग का इस पर भी फोकस रहता है कि नदियों के आसपास पेड़ लगाए जाएं और इस दिशा में काम भी होता है, लेकिन उतना मजबूती से काम दिखता नहीं है कई बार। जैसे अभी रिसेंटली आपने काली नदी के आसपास भी काम किया और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आपके फाउंडेशन का भी नाम था, और दुर्भाग्य से उस रिपोर्ट में इस तरीके की बातें की गई थी कि अगर आपको स्थिति देखनी है तो वहाँ जाकर देखिए, कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्यों ऐसी लापरवाही देखने को मिली? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, बरसाती नदी में जब तक पानी नहीं होगा वो आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं काली नदी की बात कर रहा हूँ, उसमें अभी अपना पानी नहीं है, अभी उसमें ओरिजिन पे शुरुआत हुई है। जो ये पौधारोपण वाली बात है, पौधारोपण अगर विभाग करता है किसी भी, वो सघन करता है। सघन पौधारोपण में है कि उसकी बाउंड्री भी करेगा, तारबंदी भी करेगा, उसकी देख रेख भी करेगा। वो एक पूरा साइंटिफिक मेथड है, कौन से पौधे लगने हैं, कौन सी प्रजाति के लगने हैं, कितनी दूरी पर लगने हैं, ये एक पूरा साइंटिफिक वे में आता है। ये एक क्योंकि शुरुआत थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसमें जुड़े, हम उनको लीड कर रहे थे और कुछ पौधे हो पाए, कुछ नहीं हो पाए। और मुझे अच्छा लगता है जब मीडिया समूह या कोई एक गलत बात को भी उठाते हैं कि भाई ये यहाँ निगेटिविटी है, तो इसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर कुछ कमी रही है तो उसको दूर किया जाना चाहिए या उसको बेहतर तरीके से अगली बार हमको करना चाहिए। अगर सरकार के साथ समन्वय बनाकर, देखिए मेरा एक मानना है कि अगर कोई भी काम, बेसिकली समाज का काम या नदी का काम या पानी का काम, तालाब का काम, अगर समाज और प्रशासन के साथ में सामाजिक संगठन करेंगे वो 100% सफल होंगे। लेकिन अगर अकेले करेंगे, एक तो वो सफल नहीं होंगे, मतलब माइनर उनको सफलता मिलेगी, दूसरा उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर सरकार के साथ और समाज के साथ मिलकर काम होगा, वो सस्टेनेबल होगा। तो ये एक सीख है जो सभी सामाजिक संगठन इसमें आगे आ रहे हैं, अब उनको लेनी होगी और प्रशासन के साथ उनको आगे। छोटी नदियों तक अभी तक हमारी बात रही है, बड़ी नदियों पे थोड़ा सा फोकस हम करना चाहेंगे। गंगा जैसी नदी हैं हमारे सामने उदाहरण है, ऐसी बात नहीं है। थेम्स नदी का हमारे सामने उदाहरण है, जर्मनी की राइन नदी का हमारे सामने उदाहरण है। वहाँ पर लोगों ने करके दिखाया, वहाँ पर आज वो इतनी साफ़ नदियाँ हैं कि उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। भारत में क्या मॉडल होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत विकसित देश हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन भारत में जो हमारे पास मौजूदा संसाधन हैं या जितने हम उपलब्ध कर सकते हैं
उनके आधार पर क्या हम गंगा जैसी नदियों को, यमुना या ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को साफ कर पाएंगे? देखिए 100% हो सकता है। ये थोड़ा इच्छा शक्ति का खेल है। हम यूएस गए थे, वहाँ एक वाटर कीपर अलायंस एक समूह है, वहाँ उसको रन करते हैं। वहाँ जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनके भतीजे हैं कैनेडी जूनियर। उन्होंने हमें वाशिंगटन की पोटोमैक रिवर दिखाई जो वाइट हाउस के पीछे से बहती है और बहुत साफ नदी है। और भी बहुत सारी नदियाँ उन्होंने हमको विजिट कराई, जैसे अरिल, वो एक लिचोत स्टेट पार्क से एक नदी बहती है, वाइल्ड रिवर है। तो पोटोमैक का जब उन्हें पूछा कि आपने कैसे किया, वो बोले आपके हिंडन जैसी कभी ये नदी थी। तो हमने उनको यही सवाल किया कि आपने कैसे किया। बोले हमारी सरकारों ने स्पष्ट नीतियां बनाई, वो जितनी स्पष्ट नीतियां थीं उतनी ही सख्ताई से उनको लागू किया। उसके कुछ उदाहरण उन्होंने दिए, जैसे कोई इंडस्ट्री अपना वेस्ट बाहर निकालती है, उसका एक मानक है कि आप इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा गंदा पानी बाहर नहीं निकालेंगे। तो अगर उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा गंदा पानी बाहर निकाला उस इंडस्ट्री ने, तो उसका गेट बंद हो जाता है और उसकी सूचना सीधे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो मॉनिटरिंग होती है वहाँ पहुँच जाती है, और वो कभी इंडस्ट्री चल नहीं पाई फिर। ऑटोमेटिक है वो। हाँ, ऑटोमेटिक। वो जिसने एक बार गलती की वो इंडस्ट्री कभी चल नहीं पाई दोबारा। तो इतनी सख्ताई उन्होंने की। और मैंने बफेलो रिवर देखा, बफेलो भी हम गए थे, कितनी बढ़िया नदी। कभी उसके पास 20 इंडस्ट्रियाँ केमिकल की थी, उन्होंने सारी बंद कर दी। आज वो नदी का पानी वहाँ टूरिज्म है। आप नियाग्रा वाटरफॉल जाइए, मैं गया हूँ वहाँ, तो कितना टूरिस्ट वहाँ आता है। बिल्कुल। क्या देखने आता है? पानी, साफ पानी, झरना। तो पानी हमारा उत्साह, उमंग, उल्लास सब कुछ देता है और साथ में हमको अर्थव्यवस्था भी देता है। अगर हमारी यमुना नदी आज साफ हो, मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में 50% टूरिस्ट बढ़ जाएगा। अगर के पास घाट अच्छे बने हो, पानी साफ बह रहा हो, बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ बन जाए अच्छे, तो कितना टूरिस्ट आपको आ सकता है। तो पानी एक अर्थ से भी आज जुड़ रहा है। आप जाइए ना कहीं। इस तरह के नियम तो रमन जी हमारे यहाँ भी हैं, क्यों उतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती चीज़ें? कहाँ कमी देखते हैं आप? देखिए, कमी को सब जानते हैं लेकिन उजागर नहीं कर पाते हैं, बताते नहीं हैं। कमी ये है कि जिनको कोई चौकीदार है, अगर उसको ये कह दिया जाए आपको चौकीदारी करनी है और वही चोरी कराने लगे, तो ये कमी सबसे बड़ी है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है मॉनिटर करना और चीज़ों को सुधारना, लेकिन उसकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहता है। तो ये कहाँ कमी है? ये समाज की तो कमी नहीं है। समाज क्या कर सकता है? समाज पेड़ लगा सकता है, तालाब बना सकता है, जन जागरूकता कर सकता है, रसायन मुक्त कृषि कर सकता है, लेकिन एक इंडस्ट्री का वेस्ट नहीं रोक सकता है, एक शहर का सीवरेज नहीं रोक सकता है। ये रोकना है सरकार को, प्रशासन को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो ये समन्वय अगर बन जाए, प्रशासन, सरकार, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहे ये दोनों तो हम रोक रहे हैं, समाज ये वाले काम करे, क्यों नहीं नदियाँ पुनर्जीवित होंगी। लेकिन इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार, ये एक बड़ी समस्या है जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है, कैसे चीज़ें बदलती हैं, कैसे काम नहीं हो पाते हैं। तो इस पे देखिए, सबको दोष देना एक अच्छी बात नहीं है। इंडस्ट्री भी ज़रूरी है, लेकिन इंडस्ट्री को भी ये सोचना पड़ेगा, वो अपने गेट के आगे लिख देते हैं शुभ लाभ। जो शुभ हो वो लाभ हम कमाएं, और हम अनैतिक लाभ क्या हम दे रहे हैं समाज को? हम अगर पोल्यूशन दे रहे हैं तो किसी को कैंसर अगर हो रहा है तो उसकी कितनी बद्दुआएं आप ले रहे हैं। बिल्कुल। पर्यावरण को से आप कितना ले रहे हैं? आप भूजल निकालते जा रहे हैं, साफ पानी जो हजारों वर्षों में इकट्ठा हुआ है, और आप उसको गंदा करके नदी को भी गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अपनी भी हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम भी ऐसी गलती ना करें। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे जर्मनी में बोन शहर की मैं अगर बात करूं, तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि वहाँ पर बोन में लगभग 3 लाख की आबादी है, और वहाँ पर 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वो बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। और कहा जाता है कि जो 70% योगदान है वो इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है, क्योंकि ये 24 घंटे काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। और अभी जो नदी की स्थिति है वो इन्हीं ने ही मेंटेन करके रखी हुई है। ऐसी बात नहीं कि वहाँ पर राइन नदी गंदी नहीं है। अगर आप आगे जाएंगे तो एक किसी की मैंने रिपोर्ट देखी थी कि वो रोज़ 500 किलो कूड़ा निकालते हैं राइन नदी से। तो राइन नदी भी कहीं कहीं गंदी है, लेकिन इन ट्रीटमेंट प्लांट का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में इतनी बड़ी आबादी है, क्या उसके लिहाज से देखें तो ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पाना आसान भी है हमारे लिए? देखिए, एक बहुत बड़ी ज़मीन भी चाहिए, एक रकबा भी चाहिए। ज़मीन की तो भारत में दिक्कत अभी नहीं है, लेकिन वही फिर इच्छा शक्ति वाली बात आती है। मैं अभी देख रहा हूँ नमामि गंगे ने पहले कुछ ऐसे STPs बनाए गए थे जो नहीं चल पाए। उसका सबसे बड़ा कारण था उसमें खर्चा जो आता है, वो खर्चे में फिर भ्रष्टाचार बढ़ता है।
लेकिन अब जो मैं देख रहा था इनकी टेंडरिंग प्रोसेस, उसमें ये जो भी एसटीपी बन रहे हैं उसी कंपनी को 15 साल उसका रनिंग का काम भी दे रहे हैं कि आपको ये चलाना ही चलाना है। तो इस नीति में, क्योंकि जो पिछली समस्याएं थी उनको देखते हुए बदलाव किया है नमामि गंगे ने, और ये अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी इजराइल से भी इंपोर्ट हो रही हैं, और अब जो एसटीपीज हमारे बन रहे हैं या ईटीपीज बन रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग का प्रोसेस, उनको चलाने का एक दायित्व उसी कंपनी को दिया जाना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि उसका पैसा भी सरकार 15 साल में जाके रिलीज करेगी, ऐसा मैंने उस क्लोज में पढ़ा है। तो ये अच्छी बात है अगर वो एसटीपी बन रहा है, क्योंकि जैसे मेरठ का आपको उदाहरण दूं, एक वहाँ 70 mld का एसटीपी है, अभी 220 mld का और बनना है, तो वो चल नहीं पाता था ठीक से। लेकिन अब जिस कंपनी को दिया उसकी मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें, एक बहुत बड़ी बात है मॉनिटरिंग। एक तो अपने आप को हमें शुद्ध होना अंदर से, हम अपने से गलत काम ना करें, लेकिन उसके बाद भी मॉनिटरिंग का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हम चीज़ों को दूसरी तरफ से लेते हैं। जैसे आप गोमती का मैं उदाहरण दूँ आपको, गोमती रिवर फ्रंट बना लखनऊ में जी, उसके बेसिन में पूरा कंक्रीट भर दिया गया है रिवर फ्रंट बनाने में। तो रिवर फ्रंट आपको पूरी दुनिया में ऐसे रिवर फ्रंट कहीं मिलेंगे नहीं। आप कहीं चले जाइए, रिवर फ्रंट होंगे लकड़ी के। आप जाइए न्यूयॉर्क में, तो वहाँ रिवर फ्रंट बने हुए हैं, लकड़ी के लट्ठे उसमें गाड़े जाते हैं जिससे कि उसके बेसिन को नुकसान ना हो। जब तक नदी के बेसिन में पानी रिचार्ज नहीं होगा, नदी मरनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये गलती गोमती के रिवर फ्रंट में हुई, सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि उसको कंक्रीट से भर दिया गया। वो हमको नहर नहीं बनानी है, उसको नदी ही रहने देना है। तो वो तो पक्का तो नहर हो जाएगी। तो हो सकता है और हो भी रहा है। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि अब जो जिस तरह की नीतियाँ ये बना रहे हैं, इवन नमामि गंगे, तो मैं उनसे बात भी कर रहा था, तो अब वो एसटीपी चल पाएंगे हमारे यहाँ। रमन जी, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने अभी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में बताया था कि जो पोल्यूटेड स्ट्रेच है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2015 में 32 हिस्से ऐसे थे, 32 स्ट्रेच ऐसे थे जो पोल्यूटेड थे, और 2018 आते आते ये 45 हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमारा नदियों का दोहन है, या हम जिस तरह से उनको पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, और इस दिशा में सरकार या जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो उतनी पुख्ता तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, तो इनकी संख्या और बढ़ने वाली है। आप कह रहे हैं कि आप आशान्वित हैं। देखिए, उसमें स्टेज बढ़ने वाली बात यह है कि जो गांव से पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, लगातार शहरों पे दबाव बढ़ रहा है, और जो एसटीपीज हैं, सीवरेज का रोल पोल्यूशन में 80% है, 20% रोल इंडस्ट्री का है। लेकिन इंडस्ट्री इसलिए खतरनाक मानी जाती है, इंडस्ट्री का वेस्ट, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं। लेकिन हम सीवरेज को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आप आज देखिए घरों में सर्फ, सोडा, शैम्पू, तेजाब, दुनिया भर के केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो सब कहाँ जाते हैं? सीवरेज में जाते हैं। तो सीवर सिस्टम को भी हम खाली ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो पूरा साफ सुथरा है, उसमें भी केमिकल्स हैं। तो इस वजह से कुछ स्ट्रेचेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सुधार की जो प्रक्रिया है वो अभी धीमी है, लेकिन वो प्रक्रिया सॉलिड है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, धीमी जरूर है लेकिन वो सॉलिड है। जितनी तेजी से चीज़ें बिगड़ रही हैं उतनी तेजी से हम सुधार नहीं पा रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो नीतियां सुधार की हैं, जो मैं देख रहा था, वो अच्छी नीतियां हैं। अब सुधार कितने समय में होगा? मान लें एक एसटीपी है, उसको बनने में समय लगेगा, उसको चलने में समय लगेगा, उसकी मॉनिटरिंग में समय लगेगा, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, पता चला उस बीच में 10 जगह और पोल्यूशन बढ़ गया, तो ये एक समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो आप समझते हैं कि मौजूदा समय में जो नीतियाँ बन रही हैं वो भारत के लिहाज से ठीक हैं, या उनमें और सुधार की गुंजाइश देखते हैं? और सुधार की गुंजाइश है। सबसे बड़ी चीज़ है मॉनिटरिंग बहुत सख्त होनी चाहिए। मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा पहलू है, और उन्होंने अपनी नदियों को मॉनिटरिंग के जरिए ही सुधार। हमारे यहाँ कानून की कोई कमी नहीं है, हर तरह का कानून है। किसी पे आप जुर्माना लगा सकते हैं, किसी को जेल कर सकते हैं, किसी को बंद कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सीपीसीबी की बात कर रहे हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से मॉनिटरिंग करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चाह ले कि मेरे ज़िले में कोई पोल्यूशन नहीं होगा, नहीं हो सकता। कि उनके पास पावर भी तो नहीं है, पावर की कमी भी देखी जा रही है। जैसे एनजीटी हमने बनाया, एनजीटी को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन एनजीटी के सामने यही समस्या आती है कि एनजीटी इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी उसके पास नहीं है, वो कोई बहुत सख्त निर्णय नहीं ले सकता। ये इसमें सच्चाई है।
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर बात है तो वहाँ थोड़ा सा दखल पॉलिटिक्स का भी रहता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे तो थोड़े हाँ, ताकत है, politics का लेकिन रहता है। एनजीटी थोड़ी कमज़ोर बॉडी। एनजीटी क्योंकि एनजीटी कोई इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है, वो एक कोर्ट है, माननीय कोर्ट है, और वो दो पक्षों को देख करके यहाँ जहाँ गलत हो रहा है उसको देख करके तथ्यों के आधार पे अपने निर्णय माननीय कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं। उनको फील्ड पे इम्प्लीमेंट करना वो फिर प्रशासन का काम होता है, सरकारों का काम होता है। अब फिर वही मॉनिटरिंग की बात आती है। अब एनजीटी कितने केसों की मॉनिटरिंग करे? हमने केस फाइल किया था काली नदी को लेकर के, जब हमने टेक्निकल स्टडी की थी WWF के साथ, कन्नौज तक की, तो उसके डिसीजन में ये आया था कि इसके नदी के आसपास के जो गांव हैं, जो जितने हैंडपम्प प्रदूषित हैं, उनको सबको उखाड़ दिया जाए और वहाँ ओवरहेड वाटर टैंक बनाए जाएँ। इसी तरह का डिसीजन हिंडन किनारे के लिए भी आया था। अब वो डिसीजन 5 साल पहले का है, लेकिन अब 2 साल पहले से जो हर घर नल को जल योजना है उसके तहत वो सारे गांव अब लिए गए हैं। लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म समाधान नहीं मानता हूँ। लॉन्ग टर्म समाधान इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि जहाँ पानी की दिक्कत है, मान लिया दिल्ली में पानी का क्राइसिस है, अगर दिल्ली अपने पानी के क्राइसिस को अपने आप दूर करने का प्रयास नहीं करेगी तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब कब तक दिल्ली को पानी देगा? भाई आपने अपना पानी खर्च किया है, आप भी तो रिचार्ज करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, तालाब बनाइए। जब यूपी का पानी, हरियाणा का पानी खत्म होना शुरू होगा, उनको कौन देगा? तो कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा जब वो मना करेंगे, भाई अब तो हमारे यही नहीं है, तुम्हें कहाँ से दें हम। तो जहाँ पानी का क्राइसिस है, जहाँ नदी का क्राइसिस है, वहीं उसका समाधान हमको खोजना पड़ेगा। ये नहीं कि हम यहाँ इस शहर से उस शहर में ट्रेन से पानी ले जाएं। एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, भाई अभी उनको ज़रूरत है, अभी फिलहाल दे दीजिए, लेकिन साथ साथ हमको सोल्यूशन भी वहीं खोजने पड़ेंगे। कुछ एक अपील जो आप समाज से करना चाहेंगे, लोगों से करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि उनकी भागीदारी कैसे इसमें हो? देखिए, सरकारें बनती हैं, आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं। नदियों के किनारे हम बसे हैं, वो नदियाँ भी हमारी हैं। तो अगर हर व्यक्ति ये मान ले कि वो सुबह से लेकर शाम तक कितना पानी, कितना भोजन, कितनी हवा लेता है, और रात को जब सोता है तो वो ज़रा अपने आप से क्वेश्चन करे कि मैं क्या लौटाता हूँ। अगर आप एक दुकान से चॉकलेट लेने जाएं तो आपको 5 रुपए की चॉकलेट के बदले वो 2 रुपये नहीं लेगा, 5 ही लेगा आपसे। लेकिन हम कुछ नहीं लौटाते हैं। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अगर हम कुछ ले रहे हैं तो प्रकृति को लौटाना सीखें, वरना प्रकृति वो चीज़ है जो अपने आप भी ले लेती है। वो बहुत सारी प्रकृति शांत जितनी है उतनी ही शांति से वो जवाब भी देती है। देखिए, मैं आपको शरीर का थोड़ा सा बताता हूँ। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। उसमें 5 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ भी जुड़ जाती हैं, 20 हो जाते हैं। 3 हमारे स्वभाव हैं, 23 हो जाते हैं। लेकिन 24वां तत्व हमारी चेतना है। जब हमारी चेतना जीवित है तो हम अच्छे काम करेंगे या जीवित माने जाएंगे। अगर चेतना हमारी मर गई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रह्म विद्या में कहा है, उसके प्रथम अध्याय में, कि जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा, और जो मरा है वो तब तक अवश्य पुनः जन्म लेता रहेगा जब तक कि उसकी आत्मा शुद्ध नहीं हो जाएगी। वो जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो परमात्मा का रूप हो जाएगी, और परमात्मा कुछ और नहीं है, परमात्मा प्रकृति है। तो हमें प्रकृति की पूजा अगर करनी है तो परमात्मा की ही पूजा है। और हम ये मान के चलें, मेरी नदी, मेरा क्या इसमें योगदान हो सकता है, मेरा तालाब, मेरा क्या योगदान हो सकता है। तो मेरी नदी, मेरी पहल, मैं क्या कर सकता हूँ, वो अपने आप से पूछें। अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम मेरा योगदान उसको खराब करने में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद रमन जी। अर्थशास्त्र का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। वॉइस नोट के जरिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बात कह सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए 9953323303। अर्थशास्त्र आपके तमाम पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, गाना, विंक। इन जगहों पर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं अमन गुप्ता आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले हफ्ते अर्थशास्त्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ।
हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।